नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। पीपीएससी एडो के लिए खान सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया न्यू टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज में हम लोग टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको टोटल 30 टेस्ट करवाया जाएगा और 30 टेस्ट के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज यानी कि सभी जो कि जीके जीएस है और करेंट अफेयर या तो मैथ रीजनिंग सभी आपको चैप्टर वाइज करके पूरा सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाएगा ये पूरे टेस्ट टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में टेस्ट 2 नंबर जो कि जनरल स्टडीज का है उसका सभी 100 प्रश्न का आंसर आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और जो लोग पहला टेस्ट नहीं देखें वो देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है क्या, आप लोग भी साथ में आंसर लगाइएगा। देखिए पहला है क्या, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था ये पूछा आपसे, तो करेक्ट आंसर इसका है मध्य पाषाण काल। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, पशुपालन भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला अगर पूछे तो देखिए मध्य प्रदेश के आदमगढ़। आदमगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के आदमगढ़ से प्रमाण मिला है और राजस्थान के बागौर से ये प्राप्त हुआ है पशुपालन का साक्ष्य। ठीक है, यही पर आपसे पूछा जाता है कि आग का जो खोज है ये कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था और खाद्यान्न का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। फिर समझिए, आग की खोज पूरा पाषाण काल में और खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। रही बात थोड़ा सा इतिहास के बारे में, हम आपको बताते हैं इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। इतिहास को देखिए 3 भागों में मुख्य रूप से बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला अगर होता है क्या, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा हम लोग बीच में करते हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक काल है ना, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है पार्ट है वो है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस ये 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। फिर प्रागैतिहासिक काल में किसको पढ़ते हैं, तो पाषाण काल को पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर पाषाण काल हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी और वैदिक काल को स्टडी किया जाता है और ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास होता है। यहीं पर पाषाण काल में फिर 3 पार्ट में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए भारत में अगर पूछे कि पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखना है। भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है जो कि पाक अधिकृत में है वो। तो पूछा जाए पशुपालन और कृषि का शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला था। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा काल की मुहरों पर किस पशु के चित्र मिले हैं या तो किस पशु के चित्र नहीं है अंकित, ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। हड़प्पा काल की मुहरों पर किस पशु के चित्र मिला है, तो याद रखना बैल, हाथी, बाघ और गेंडा है ना, इसका प्रमाण मिला है। बैल, हाथी, बाघ और गेंडा का मिला है। ऑप्शन में कभी दे देता है घोड़ा, तो घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है, ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर रिवीजन करवाते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी के अंतर्गत सबसे प्राचीन जो खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो आपको मालूम है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, है। दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज कब, 1921 की बात है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये बात हो गई हड़प्पा की। हड़प्पा, फिर यहीं पर क्या है आप पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। और कब, 1922 में किया था। और ये मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो आपको मिलेगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या, हड़प्पा कहाँ स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करेगा तो क्या जो ऑप्शन में दिया जाता है क्या मालूम, हड़प्पा कहाँ पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ है, पाकिस्तान में किस प्रांत में। ठीक है, तो याद रखना है हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 हड़प्पाकालीन स्थल है, तीनों आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, एक मोहनजोदड़ो, एक है चन्हुदड़ो और एक है कोट दीजी। क्या है, कोट दीजी। ठीक है, ये तीनों स्थल जो है ये कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। याद ऐसे रखना है, देखिए मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो दोनों का नाम एक ही जैसा है, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो और कोट दीजी, ये 3 जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और मोहनजोदड़ो पूछे किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला होता है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, तो ये सभी चीजें ध्यान रखना आपको। ये हो गया क्या, अभी स्थल बताएं आपको, हड़प्पा कहाँ है, पंजाब। देखिए इसको भी याद करना आसान है, हड़प्पा पंजाब प्रांत, पो आ रहा है लास्ट में, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, हड़प्पा पंजाब प्रांत में हो गया। अब मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोट दीजी ये सिंध प्रांत में। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे,
गुजरात में 3 अति महत्वपूर्ण स्थल है जो कि आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है वहाँ से। एक है कौन-कौन सा? एक है लोथल, ठीक है? लोथल से प्रश्न आता है। फिर एक है जो कि गुजरात में है धौलावीरा, ठीक है? और एक और कौन-सा है गुजरात में जो कि इम्पोर्टेंट है? एक हो गया लोथल, धौलावीरा और एक है सुरकोटदा, ठीक है? सुरकोटदा, ठीक है। अच्छा, यहाँ लोथल से क्या-क्या प्रश्न आएगा? लोथल से क्या प्राचीन पूछेगा, हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन प्राचीन बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। प्राचीन गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। एकमात्र कौन-सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसके दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलता था? एकमात्र वही है कौन? लोथल ही है, ठीक है। बाकी सभी जो स्थल है उसका जो मतलब कि मुख्य जो गेट है और खिड़की है जो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके बल्कि पीछे की ओर खुलता था, ठीक है। लेकिन एकमात्र लोथल है जिसका जो गेट है और दरवाजे और खिड़की किधर? तो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। युगल शब्द का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो लोथल से ही मिला था। युगल शब्द का साक्ष्य जो है लोथल से ही मिला है, ठीक है। तो लोथल कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में। ये तीनों कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा से याद रखना, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सा है? तो धौलावीरा है। कौन सा है? 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है भारत का, कौन सा है? तो ये धौलावीरा ही है। सुरकोटदा से याद रखना है कि घोड़ों के हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिला था? तो सुरकोटदा से मिला था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए राखी गढ़ी ये कहाँ पर है? तो राखी गढ़ी ये कहाँ पर है? डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ये है कहाँ? ये राखी गढ़ी कहाँ है? फिर आपसे बनावली पूछा जाएगा, है ना, बनावली या तो बनवाली, ये कहाँ है? तो ये दोनों कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। बनावली से पूछा जाता है मिट्टी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो बनवाली से मिला था। और इसी तरह एक प्रश्न आता है क्या? जूते हुए खेत, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था कहाँ से? कालीबंगा से मिला था। कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ मिलेगा? तो आपको राजस्थान में है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा से ही चूड़ियों के प्रमाण और जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, कालीबंगा से मिला था, ठीक है। ये सब हो गया। रोपड़ पूछे कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में हो जाएगा ना, रोपड़ पंजाब में हो जाएगा, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज किसने किया था? तो वीएस वाकनकर ने किया था। वीएस वाकनकर ने किया था भीमबेटका। भीमबेटका है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी खोज कब कब हुआ था? 1957 में वीएस वाकनकर ने किया था। और इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मालूम यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ ये? तो 2003 में ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है भीमबेटका, ठीक है, याद रखना है। भीमबेटका से क्या है? यहाँ पर है क्या? तो पेंटिंग है, मतलब कि पत्थरों पर बनाया हुआ चित्र है और गुफा है, ठीक है। तो और इसकी खोज 1957 में और 2003 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यहीं बगल में आपको पड़ेगा 40 किलोमीटर के पास ही है आपको आदमगढ़, जहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो आदमगढ़ और भीमबेटका ये दोनों मध्य प्रदेश में, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला चीज़ें याद रखना है आपको। वीएस वाकनकर, भीमबेटका, शैलचित्र है, यहाँ पर रॉक पेंटिंग क्या है? रॉक पेंटिंग है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो अभी बताए थे जूते हुए खेत का कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला है, ठीक है। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। और चूड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिला है? काली चूड़ियों का प्रमाण ये कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में है। धौलावीरा क्या है? तो 40वां विश्व धरोहर स्थल है और ये है कहाँ? धौलावीरा। अभी बताए थे आपको कि 3 स्थल है, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये गुजरात में है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। बनवाली से क्या मिला था? तो मिट्टी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था। चनहुदड़ो कहाँ है? तो अभी बताए थे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव को माना है? तो आर्यों का मूल निवास जो है उत्तरी ध्रुव माना है, ये किसने माना मालूम? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से कौन कौन सा प्रश्न है जो कि रिपीट होते रहता है? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक पूछा जाएगा। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अच्छा, लोकमान्य जैसा ही एक है लोकनायक, है ना, तो कंफ्यूजन ना हो कभी, कैसे याद रखना है? देखिए लोकमान्य किसी को मान सम्मान करते हैं तिलक लगाकर, तो तिलक लगाकर यानी कि लोकमान्य हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और लोकनायक हो जाएगा वो अपना जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक से याद रखना है। पूछेगा किसने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था मालूम? 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक ही है। अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। यहीं पर अगर पूछा जाए मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो सितंबर 1916 में किसने किया था? मद्रास में, तो एनी बिसेंट ने किया था, ठीक है। एक प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक का
कौन सी समाचार पत्र मराठी में प्रकाशित होता था? तो आंसर क्या लगाइएगा? दो ऑप्शन आपको मिलेगा। समाचार पत्र इनका जो है प्रसिद्ध कौन सा है? मराठा है एक, और एक है कौन सा? केसरी, है ना? आप बताइए इसमें से कौन सा मराठी में प्रकाशित होता था? तो आंसर क्या लगाना है? मराठा जो लिखा है ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? ये क्या है? अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है? ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। केसरी जो है ना, ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, है ना? तो पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। पूछेगा कि कौन सा समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था? तो केसरी। आंसर क्या लगाना है? केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का, ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, और ये मराठा जो है, नाम है मराठा, लेकिन ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक ही है ना? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, इसके लेखक कौन है? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, इसके लेखक भी बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है। तो देखिए गंडक, क्या बोला? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गंडक जो है इसका प्राचीन नाम सदानीरा था, ये बात सही है, ठीक है? चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था, ये भी सही है। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या? सतुद्री था, ये भी सही है। झेलम का बिपाशा, ये गलत है। बिपाशा किसका था मालूम? बिपाशा था ब्यास नदी का, है ना? ब्यास नदी का प्राचीन नाम था बिपाशा। और झेलम का है क्या? बितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता था, ठीक है? ये सब ध्यान रखना आपको। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता था। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा राबी, इसका प्राचीन नाम क्या था? परुस्नी। क्या होता है? इसका राबी का प्राचीन नाम था परुस्नी, ठीक है? ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है? राबी का प्राचीन नाम क्या हो गया? परुस्नी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव कालीन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रंगपुर की खोज किसके द्वारा किया गया था? एम एस वत्स के द्वारा किया गया था ना। सैंधव कालीन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा? तो एम एस वत्स के द्वारा किया गया था। आलमगीरपुर, अच्छा ठीक है, एक मिनट यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए इसी तरह है ना, कंफ्यूजन वाला चीज़ है। रंगपुर की खोज बोला तो एम एस वत्स है, लेकिन आलमगीर पूछेगा, आलमगीरपुर की खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है? रंगपुर का है एम एस वत्स, लेकिन आलमगीरपुर की खोज किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और ये जो आर एस बिस्ट है, ये किसकी खोज किया था? बनावली, है ना? बनावली की खोज जो है, जो कि हरियाणा में है, और मिट्टी के हल का प्रमाण मिला था बनावली से। ये आर एस बिस्ट ने ही खोज किया था 1974 में, ठीक है? बाकी राखल दास बनर्जी के बारे में मालूम है आपको। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में, ठीक है? और हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा, कौन सही नहीं है? देखिए बात करते हैं, क्या पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है कि आर्य आगमन जो सिद्धांत जो है सबसे पहले मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये बात सही है। फिर क्या? इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, ये बात सही है ना? वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु, और पूछेगा सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती माना जाता है, याद रखना है, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अलग से भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। फिर क्या बोला? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 3 बार तथा जमुना का उल्लेख 1 बार है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि गंगा का उल्लेख है ना, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है। यहाँ पर क्या है? यहाँ 1 होना चाहिए था। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है, हैं? यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है, ठीक है? यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ये वाला गलत हो गया, तो ध्यान रखना है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है और जमुना का उल्लेख 3 बार है, ठीक है? तो यही वाला पूछा था, गलत कौन सा है? तो यही आंसर हो गया। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, ये बात सही है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना आपको, वैदिक सभ्यता पूछे कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक था वैदिक सभ्यता। उसमें जैसे 2 भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है? और फिर 1000 से ये 6000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था, ठीक है? यहाँ पर सत्यमेव जयते के बारे में पूछा था, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब रही बात, क्या सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है पूछे, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है? और रही बात क्या,
उपनिषद की संख्या है कितनी, तो ध्यान रखना है वेद की संख्या कितना है 4, वेदांग कितना है 6, पुराणों की संख्या कितना है 18 और उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो बंदरगाह का साक्ष्य जो प्राचीन बंदरगाह या तो गोदीबाड़ा कहाँ से, लोथल से हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हुआ, लोथल करेक्ट आंसर है। रही बात क्या हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी ये तीनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लोथल कहाँ है, तो 3 चीज़ बताए थे आपको, कौन कौन सा, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, है ना, ये कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, लोथल की खोज किसने किया था, SR राव ने किया था, कब, 1954 में, है ना, जब भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 में, है ना। और ये लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये सब आपको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लोथल से और क्या याद रखना है मालूम, देखिए लोथल से क्या क्या मिला है, देखिए मन का उद्योग लोथल से मिला है, धान की भूसी का जो साक्ष्य प्रमाण है कहाँ से, लोथल से मिला है, फारस की मुहर लोथल से, युगल सब लोथल से, गोदीबाड़ा लोथल से, बंदरगाह लोथल से। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। अच्छा, एकमात्र हड़प्पाकालीन शहर जिनके दरवाजे और खिड़कियाँ सीधे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, वो भी कौन है, लोथल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी, तो महाजन पद कुल कितना है, 16, है ना, 16 महाजन पद है। और 16 महाजन पद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, याद रखना है कि किस बौद्ध ग्रंथ में पूछा है, किस बौद्ध ग्रंथ में, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना है, किस बौद्ध ग्रंथ में बोलेगा, तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। और किस जैन ग्रंथ में 16 महाजन पद की जानकारी मिलता है, तो आंसर क्या लगाना है, भगवती सूत्र लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कितने महाजन पद था, ये 16 महाजन पद में बिहार में कितने महाजन पद स्थित था, तो था कितना, 3 था। 3 कौन कौन सा था, याद रखना, मगध जो कि सबसे बड़ा महाजन पद था 16 महाजन पद में, मगध। उसके बाद कौन था, अंग, और उसके बाद एक है बज्जी, है ना, ये 3 महाजन पद जो है ये अपने बिहार में था। ठीक है, अब ये तीनों के बारे में ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे हर चीज़ पूछा जाता है। तो मगध की राजधानी कहाँ जाएगा, राजगिरी हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, राजगीर है। ठीक है, और मगध हो गया, मगध की राजधानी हो गई राजगीर। अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगा, चंपा, अंग की राजधानी चंपा, है ना, एक एक पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको। अंग की राजधानी चंपा हो गया, और बज्जी की राजधानी कहाँ हो जाएगा, वैशाली, बज्जी की राजधानी हो जाएगा वैशाली। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में अभी पूछेगा कि मगध जो है ये वर्तमान में अभी कौन सा क्षेत्र है, तो पटना और गया का जो क्षेत्र है वो मगध कहलाता था। ठीक है, अंग जो है ये मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र अंग कहलाता था। और बज्जी जो है ये कौन सा क्षेत्र, तो उत्तर गंगा के उत्तर वाला क्षेत्र, यानी कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये सब दरभंगा, ये सब बज्जी में आता था, बज्जी महाजनपद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 में कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय महाजन पदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या, मत्स्य महाजन पद की राजधानी विराटनगर थी, तो ये महाजन पद में जो है मत्स्य महाजन पद था उसकी राजधानी विराटनगर था, ये बात सही है ना। उसके बाद क्या है, अंग महाजन पद की राजधानी चंपा थी, अंग जो कि आपको बताया अभी कि बिहार में था। कौन कौन सा, मगध, अंग और बज्जी, तो अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक था, ये भी सही है। ठीक है, फिर कौशल की राजधानी वाराणसी, ये गलत है, क्योंकि कौशल की राजधानी वाराणसी नहीं था, कौशल की राजधानी था श्रावस्ती, कहाँ था, श्रावस्ती, है ना। और वाराणसी किसका था, काशी का, है ना, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी था। ठीक है, तो कौशल की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती, ये वाला गलत है। यानी पूछा था को क्या पूछा है, सही कौन सा है ना, तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 सही है। 1 2 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे हम लोग कितना, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिंबिसार से संबंधित कथन है और पूछा क्या, कौन सा सही है, तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था, तो ये सही है ना, क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, यही था, बिंबिसार ही था। ठीक है, तो प्रथम शासक शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। बिंबिसार का उपनाम कुनिक था क्या, तो ये वाला गलत है, बिंबिसार का उपनाम कुनिक नहीं बल्कि श्रेनिक था। क्या था, श्रेनिक। बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक था, और कुनिक किसका था मालूम, कुनिक था अजात शत्रु का उपनाम था, है ना, अजात शत्रु जो कि इसका ही पुत्र था, तो अजात शत्रु का उपनाम था कुनिक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है।
फिर क्या है, इसने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया, ये बात सही है, ठीक है। यानी कि 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है 1 और 3। तो आंसर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना, क्या, बिंबिसार ये अजात शत्रु मतलब क्या पिता था, और बिंबिसार क्या हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और नाम है, मान लो क्या है, एक तो बिंबिसार हो गया, एक है बिंदुसार, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में कभी मिल जाएगा तो कन्फ्यूजन कर देगा, इसलिए दोनों के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे दोनों के बारे में रिवीजन करना है। बिंदुसार कौन था और बिंबिसार, बिंबिसार क्या है हर्यक वंश का संस्थापक, लेकिन ये बिंदुसार कौन था, ये अशोक का पिता था, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। तो ये अलग है और बिंबिसार अलग है। बिंबिसार के बारे में बात करते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक था, है ना, बिंबिसार। अब बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, है ना, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अब बिंबिसार के ही दरबार में एक रहता था, मालूम कौन, एक राजवैद्य रहता था जीवक, है ना, ध्यान रखना है। जीवक के बारे में आपसे पूछा गया था क्या एक बार, कि जीवक कहाँ का निवासी था, तो ये राजगीर का ही था, है ना, जीवक, ठीक है, ध्यान रखना। और जीवक है ना गौतम बुद्ध के दरबार में ये चिकित्सक के रूप में ये काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला अशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था। तो काला अशोक ये था शिशुनाग वंश का, ना, काला अशोक जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था, और शिशुनाग वंश के मतलब कि शासक था, ठीक है। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग हो जाएगा, ठीक है। और काला अशोक वही व्यक्ति है जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था ना। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो वही ये शख्स है काला अशोक, जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था, और कहाँ हुआ था, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो नंद वंश में क्या है, इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ये बात सही है। यूनानी लेखकों ने महापद्म नंद को अग्रमीज नाम से संबोधित किया था, तो ये क्या सही है, ये गलत है। कैसे गलत है, कि यूनानी लेखक ने धनानंद को अग्रमीज कहा था, ठीक है, धनानंद को अग्रमीज नाम से, और एक राट एवं एक छत्र की उपाधि महापद्म नंद को दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो अग्रमीज है ये किसे कहा गया था, अग्रमीज धनानंद को, महापद्म नंद को नहीं, ठीक है। महापद्म नंद किसने क्या उपाधि धारण किया था, एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था महापद्म नंद, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, ये बात सही है। धनानंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया था, तो धनानंद ने नहीं, बल्कि एक राट और एक छत्र की उपाधि किसने, महापद्म नंद धारण किया था ना। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ठीक है। धनानंद के बारे में हो जाएगा अग्रमीज, और महापद्म नंद के बारे में होगा क्या, एक राट और एक छत्र होगा, यानी कि दूसरा और चौथा गलत है। तो सही कौन है, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो 1 और 3 ऑप्शन 1 में दिख रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, धनानंद के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, क्या यही धनानंद है जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसी को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को ही पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट कतई जहर प्रश्न है, जो कि हमेशा रिपीट होता है ना। जैन धर्म के देखिए 5 तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो ये 23वें तीर्थंकर के बारे में आता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ प्रश्न ये नहीं पूछा गया है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है। आंसर क्या हुआ, पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर है। जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव को ही प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। पूछेगा जैन धर्म का दूसरा तीर्थंकर कौन था, तो ये था अजीतनाथ, है ना। अजीतनाथ जो है ये दूसरे तीर्थंकर थे, और तीसरे तीर्थंकर कौन थे, संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर पूछे तो संभवनाथ, है ना। तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, पहला ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ, और तीसरा संभवनाथ, और 23वां और 24वां याद रखना है। 23वां हो गया आपका पार्श्वनाथ, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रहेगा, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है, जो पार्श्वनाथ है ना, इससे एक प्रश्न और आता है, क्या मालूम, कि जैन धर्म में 4 जो महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, ये किसने जोड़ा था, तो ये पार्श्वनाथ ने ही जोड़ा था, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सारा याद रखना आपको, पांचों आपको बता दिए जो पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, यह भी बताया आपको, ये वाला सही है स्टेटमेंट। फिर क्या, महावीर के पिता का नाम वर्धमान और माता का नाम त्रिशला था, तो ये वाला गलत है। क्या गलत है, कि माता का नाम तो त्रिशला था, लेकिन पिता का नाम ये वर्धमान नहीं था, मालूम।
महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो वही महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी दूसरा गलत हो गया। फिर क्या इस धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई? तो ये वाला भी गलत है, क्योंकि पुनर्जन्म के मान्यतों के है ना सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या सामान्यतः कृषि एवं युद्ध दोनों ही इस धर्म में वर्जित था? तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 4 सही है। तो 16 में आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 4 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि महावीर का जो पिता का नाम बता दिए क्या? सिद्धार्थ, माता है त्रिशला। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों ही सिद्धांतों को मान्यता दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 17 में कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जैन संगीति देखिए, बौद्ध संगीति 4 है जो कि मुख्य है, पूछा जाता है कहाँ कहाँ हुआ। जैन संगीति 2 पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध संगीति पूछ जैन संगीति, पहले जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या लगाना है इसका? पाटलिपुत्रा में हुआ था ना। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्रा और दूसरी जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ? वल्लभी गुजरात में हुआ था दूसरी जैन संगीति। पहली जैन संगीति के अध्यक्ष कौन था? तो स्थूल भद्र थे, है ना। पहली जैन संगीति का अध्यक्ष स्थूल भद्र और दूसरा का कौन था? तो देववर्धी क्षमा शर्मन, है देववर्धी क्षमा शर्मन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 में कि बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रतीकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बुद्ध के जीवन के बारे में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला क्या है? कमल और सांड ये जन्म का प्रतीक है, ये सही है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है, ये भी सही है। और पद चिन्ह ये निर्वाण का प्रतीक है क्या? तो ये गलत है मालूम। देखिए निर्वाण का जो प्रतीक है ना वो जन्म चक्र से मुक्ति से था, जो कि इसका प्रतीक था बोधि वृक्ष ने। तो यहाँ पर तीसरा जो है स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या महापरिनिर्वाण जो स्तूप से संबंधित है, ये वाला सही है। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हुआ? सी करेक्ट आंसर हो गया। स्तूप की बात करेंगे तो धामेक स्तूप पूछा जाता है कहाँ पर है। ठीक है, किसने बनवाया था? धामेक स्तूप कहाँ किसने बनवाया? और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो याद है अशोक ने बनवाया था, याद है ना। सबसे ज़्यादा प्रश्न जैसे पूछा जाता है बार बार क्या? सांची का स्तूप, जो कि आपको याद है सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। लेकिन धामे का स्तूप अगर फिर पूछा जाने लगा, रेलवे एनटीपीसी में पिछले बार पूछा गया था धामे का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। धामे का स्तूप आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में और सांची का स्तूप कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? बौद्ध धर्म की तीसरी संगीतिक आयोजन कहाँ किया गया था? बौद्ध धर्म के 4 याद रखना है ना। कहाँ कहाँ हुआ था? पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, है ना। दूसरा कहाँ हुआ था? देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है पाटलिपुत्रा और चौथा है कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, तो पूछा क्या तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तीसरी कहाँ? पाटलिपुत्रा हो जाएगा, है ना। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखना है आपको राजगीर, है ना, सीरियल से याद रखना है राजगीर, फिर वैशाली और तीसरा है पाटलिपुत्रा और चौथा हो जाएगा कश्मीर के कुंडल वन। ठीक है, कश्मीर। अच्छा इसमें याद रखना क्या? राजगीर पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। दूसरा है किसके शासनकाल में? दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था आपको, इसमें कौन थे? काला अशोक, है ना, काला अशोक। और तीसरा हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कौन? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो याद रखना है पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, फिर काला अशोक और अशोक और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यही सब पूछा जाता है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो त्रिपिटक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है? पहला स्टेटमेंट सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था, ये बात सही है ना। सूत पिटक की रचना किसने? आनंद ने किया था। विनय पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था क्या? तो ये गलत है, क्योंकि विनय पिटक की रचना जो है ना उपाली ने किया था। किसने? विनय पिटक की रचना ये उपाली ने किया था, यहाँ पर ये वाला होना चाहिए था। ठीक है, और अभिधम पिटक की जो है रचना ये किया था मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था ना, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है विनय पिटक की रचना उपाली ने और अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। ठीक है, यानी केवल एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से और क्या पूछा जाता है मालूम? एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बौद्ध धर्म के जो नियम और कानून का उल्लेख किस पिटक में है? तो बौद्ध धर्म के नियम और कानून जो है ये किसमें? विनय पिटक में है ना। बौद्ध धर्म का नियम और कानून विनय पिटक में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म का उपदेश ये किस पिटक में मिलेगा?
तो ये मिलेगा गौतम बुद्ध का जो उपदेश है ये सूत पिटक में मिलेगा, ठीक है। और अध्यात्म और बौद्ध बौद्ध धर्म का दर्शन ये किसमें, अभिधम पिटक में, ठीक है। याद कैसे रखना है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे शब्दों से ही, क्वेश्चन जैसे आएगा दिमाग में आंसर आ जाएगा। कैसे, नियम कानून विनय पिटक, देखिए जैसे नियम कानून, जैसे नाम से देखिए तीनों देखिएगा ना, तो नियम कानून जैसे वॉइस है ना रिलेट करिएगा थोड़ा सा, तो नियम कानून विनय पिटक, नियम कानून विनय पिटक। और उपदेश देखिए उपदेश सूत पिटक, उपदेश सूत पिटक। और अध्यात्म देखिए अभिधम है ना, अभिधम, अध्यात्म जो है बौद्ध धर्म का अध्यात्म या तो बौद्ध दर्शन, ये अभिधम पिटक में हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। एक बार तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया गया था कि त्रिपिटक में कौन कौन शामिल नहीं है, ध्यान रखना है। सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है, ठीक है। ये 3 पिटक है सूत आपका त्रिपिटक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा ऋतु वास तथा सर्वाधिक उपदेश दिया था। बुद्ध ने सब सर्वाधिक पूछा ने, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था ये पूछा ने, सर्वाधिक श्रावस्ती हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, श्रावस्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती है ना, जैसे रिलेट कर लेना, सर्वाधिक जैसे श्रावस्ती कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए और अच्छा एक चीज़ और याद रखना, मालूम इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखिए गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश कहाँ, सारनाथ, कहाँ ये उत्तर प्रदेश में है ना, सारनाथ। और गौतम बुद्ध को सर्वाधिक उपदेश कहाँ, श्रावस्ती, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, ये कहाँ है, तो ये भी मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। यानी कि तीनों ये महत्वपूर्ण स्थल ये कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक है, बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है, ये विशाख दत्त द्वारा लिखित ग्रंथ में, ठीक है। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित ग्रंथ, और ये इसका ग्रंथ है कौन सा, तो मुद्रा राक्षस है ना, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है। चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन, बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन है, अशोक। नेक्स्ट क्या है, यूनानी लेखकों के द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी गया है। तो अमित्रघात किसे कहा गया, तो ये कहा गया है बिंदुसार को, मालूम इसका आंसर क्या होगा, बिंदुसार है ना। अमित्रघात किसे कहा गया, बिंदुसार को। अब बिंदुसार कौन था, अशोक का पिता था है ना, बिंदुसार। बिंदुसार का पिता कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य है ना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है। याद रखना, एक बार रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था कि अशोक किसका पौत्र है ना, अशोक किसका पौत्र था, पौत्र मतलब यहाँ पोता है, तो अशोक किसका पोता था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है। ध्यान रखना इसे है ना, चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना आपको। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बिंदुसार अमित्रघात इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक कश्मीर में श्रीनगर का संस्थापक था। तो अशोक जो है ना कश्मीर में श्रीनगर का स्थापना किया था, ये किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलेगा आपको राजतरंगिणी में, ठीक है। क्योंकि राजतरंगिणी महत्वपूर्ण है, राजतरंगिणी का संबंध किससे, कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कलहन है, ठीक है। कश्मीर का इतिहास से ये प्रश्न मालूम 2 एग्जाम में पूछा गया था, बिहार एसएससी सीजीएल, और आपसे पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में डायरेक्ट कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है, ठीक है। याद कैसे रखना है इसको, देखिए राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कलहन। तो कलहन ऐसे रखना है कि कश्मीर में अक्सर कलह होती रहती है, कश्मीर में अक्सर कलह होती रहती है, यानी राजतरंगिणी का संबंध हो जाएगा कश्मीर से, और इसका जो लेखक हो जाएगा वो कलह यानी कि कलहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो किस लेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 13वां शिलालेख में इसका अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध में के बाद ही ना ये अशोक ने क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और अशोक का पूछेगा क्या कि नाम किस में मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। और 13वां शिलालेख ये हो गया, कलिंग युद्ध का वर्णन है। और अशोक आपको मालूम है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक। अशोक ने ही धार्मिक स्तूप का निर्माण कराया था, आपके पूछे सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, सारनाथ स्तंभ जो है अशोक ने करवाया था, केसरिया स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, और बौद्ध जो मंदिर है ना, बौद्ध गया में जो बौद्ध मंदिर के निर्माण में भी अशोक का हाथ है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। अशोक का शिलालेख और प्राप्ति स्थल यानी कि गिरनार शिलालेख ये कहाँ से मिला है,
तो गिरनार शिलालेख ये गुजरात में, गिरनार गुजरात है ना, नाम से याद रहेगा कैसे, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है ना, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर गुजरात, हमें ऐसा याद रखना, गिर गुजरात नाम से याद रहेगा, गिर गुजरात है ना। तो गिरनार अभिलेख हो गया कहाँ, गुजरात हो गया, यानी कि ए का क्या हुआ, 4 हुआ, और ए का 4 हुआ, तो आंसर देखिए मिल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आप नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में भी ध्यान रखना है, नहीं कि सब मिलाना है, ठीक है। तो गिरनार हो गया गुजरात। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुर्जरा, गुर्जरा में क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है। और भाब्रू जो शिलालेख है ये कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, ठीक है। और गोवी मठ ये कहाँ, तो कर्नाटक में हो जाएगा ना, गोवी मठ हो जाएगा कर्नाटक में, है ना। इस तरह से आंसर क्या हुआ, 1 का 4 3 2 1, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। यहीं पर एक जो शिलालेख है ना, कौन सा, भाब्रू शिलालेख है ना, इससे ध्यान रखना क्या कि अशोक ने खुद को मगध का साम्राज्य, मतलब मगध का सम्राट या तो मगध का राजा किस में कहा था, भाब्रू शिलालेख में ही कहा था। और गुर्जरा शिलालेख में इसका नाम मिलता है, ठीक है, मास्की और गुर्जरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, अशोककालीन प्रांत एवं उसकी राजधानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोककालीन प्रांत और उसकी राजधानी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मिलाना है, देखिए उत्तरापथ की राजधानी यहाँ पर दिया पाटलिपुत्र, जो कि गलत है। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, कहाँ था, तक्षशिला था उत्तरापथ की राजधानी, तक्षशिला ध्यान रखना है, ठीक है, तक्षशिला था, तो ये वाला गलत है। फिर क्या, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी था, ये वाला सही है। फिर क्या है, अवंती की राजधानी उज्जैनी, ये भी सही है। कलिंग की राजधानी तोसली था, ये भी सही है। यानी कि 2 3 4 सही है। तो 2 3 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिख रहा है 2 3 4 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों एवं संबंधित विभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछा लास्ट में क्या है कि कौन सा ये स्टेटमेंट तीनों में से सही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। पहला क्या है, समाहर्ता, ये राजकोषीय कोषाध्यक्ष होता था क्या, तो समाहर्ता राजकोषीय कोषाध्यक्ष नहीं होता था, ये प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था ना। समाहर्ता जो है प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। सन्निघाता, सन्निधाता जो है ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था क्या, तो नहीं, सन्निधाता क्या कोषाध्यक्ष होता था, है ना, तो ये वाला भी गलत है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। अब व्यवहारिक जो है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था, उसे व्यवहारिक कहा जाता था, ये बात सही है, यानी केवल 3 सही है यहाँ पर। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ओनली 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, मौर्यकालीन न्याय और व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या, इस काल में राजा या सम्राट न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर था, ये बात सही है। फिर क्या, अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों धर्मस्थीय और एवं कंटक शोधन की चर्चा की गई थी, यानी अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों धर्मस्थलीय और कंटक शोधन की चर्चा की गई, ये बात सही है, ठीक है। फिर क्या, सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा थी और जिसका प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था, ये बात भी सही है। तो ये बात तीनों सही थी, यानी चौथा यहाँ पर गलत होगा, है ना। आंसर क्या है, चौथा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ क्या लिखा है, कंटक शोधन दीवानी तथा धर्मस्थीय फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था, तो ये थोड़ा सा गलत है। कैसे, ये थोड़ा सा उल्टा है, मतलब क्या, कंटक शोधन जो है ये दीवानी नहीं, बल्कि ये करता था फौजदारी मामले का, है ना। कंटक शोधन जो है ये फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था, और दीवानी मामले के जो दीवानी जो है मामलों का कौन, धर्मस्थीय, है ना, धर्मस्थीय जो है दीवानी मामलों की सुनवाई करता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30, कि मौर्यकालीन शब्द सेतु बंध का शब्द संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, सेतु बंध, तो इसका संबंध था, देखिए, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने पर लिया जाने वाला कर। सेतु बंध का मतलब क्या, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने पर लिया जाने वाला कर था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, मौर्यकालीन मौर्योत्तरकालीन किस पुस्तक में भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, किस पुस्तक पर भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो ये है गार्गी संहिता। आंसर क्या हुआ, गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है भारत पर, है नहीं, गार्गी संहिता का लेखक कौन था मालूम, गर्ग मुनि, कौन था, गर्ग मुनि था, ठीक है, ध्यान रखना है। और हर्षचरित के लेखक मालूम है आपको कौन है, बाणभट्ट है। दिव्यावदान के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है बौद्ध विद्वानों ने किया था, दिव्यावदान का लेखक। और रघुवंशम के मालूम है आपको, रघुवंशम के लेखक कौन है, कालिदास, है ना। रघुवंशम
अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, है ना, ये सब के लेखक कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कनिष्क के बारे में पूछा है, तो कनिष्क के स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। इसमें पहला क्या है, यह कुषाण वंश का महानतम शासक था, ये सही है। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन में आधिकारिक भाषा के रूप में यूनानी या ग्रीक को हटाकर बैक्टीरियन को स्थापित किया था, ये बात भी सही है। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी कनिष्क का, ये बात भी सही है ना। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसने भारत में सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए थे, ये बात गलत है, क्योंकि इस सर्वप्रथम किसने चलाया था? इसने नहीं, बल्कि कडफिसेस ने चलाया था। किसने? तो कनिष्क ने नहीं चलाया था, बल्कि कडफिसेस ने चलाया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने? बिम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाया था। ठीक है, और बिम कडफिसेस ही शायद ये कुषाण वंश का संस्थापक था, बिम कडफिसेस, और सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। कनिष्क से और प्रश्न पूछा जाता है, क्या मालूम? कि भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत भी इन्होंने 78 ईस्वी में किसने? कनिष्क ने ही जारी किया था। ठीक है, और भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर? तो शक संवत पर ही आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था, आपसे पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा क्या? अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? ठीक है, ध्यान रखना है, अश्वघोष पूछेगा किसके दरबार में रहता था। और चरक किसके दरबार में रहता था? नागार्जुन किसके दरबार में रहता था? तो ये सब कनिष्क के दरबार में रहता था। शब्द याद रखना क्या? अचानक। अचानक से ये तीनों महत्वपूर्ण जो व्यक्ति का नाम याद रहेगा। अचानक यानी कि अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना अचानक। और दो व्यक्ति और रहता था, कौन? वसुमित्र और एक रहता था पार्श्व। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? तो अचानक बापू आ गए। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अचानक से हो जाएगा अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, और बापू से हो गए वसुमित्र और पार्श्व, है ना। ये सभी कनिष्क के दरबार में रहता था। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। अचानक बापू आ गए, आपको ये 5 व्यक्ति का नाम याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौर्य उत्तर कालीन साहित्य और उसका रचनाकार। तो इसमें देखिए, कामसूत्र के लेखक कौन है? रचना किसने किया था? तो इसकी रचना किया था वात्सायन। कौन है? वात्सायन। एक का 3 होगा, है ना, वात्सायन। एक का 3 होगा। अब एक का 3 से आंसर आ गया क्या? है ना, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, आंसर एक का 3 है। ऑप्शन नंबर डी एकमात्र ऑप्शन में है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? आ गया है। फिर भी इसको मिला लेते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। देखिए, काम सूत्र का हो जाएगा वात्सायन। ठीक है, और स्वप्न स्वप्न वासवदता, स्वप्न वासवदता का इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भास, है ना, इसके रचनाकार है भास। और महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो वो है पतंजलि, है ना, महाभाष्य के रचना पतंजलि। और सौंदरानंद, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ठीक है, डी का 1 हो गया। इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था, है ना। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अच्छा, गुप्त के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। ठीक है, और गुप्त वंश के संस्थापक में श्रीगुप्त हैं, और गुप्त वंश के जो शासक है उसमें से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है क्या क्या। देखिए, गुप्त वंश में पूछा जाएगा आपको कि पहले है चंद्रगुप्त प्रथम से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त वंश किसने जारी किया था। तो गुप्त वंश को चलाया था किसने? 319 और 20 ईस्वी में चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, फिर पूछा जाता है समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या, कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किस शासक का सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है? तो वो समुद्रगुप्त ही आंसर होगा। ठीक है, और समुद्रगुप्त का एक संबंधित अभिलेख पूछा जाता है। समुद्रगुप्त का से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो वो है प्रयाग प्रशस्ति, है ना। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो अभिलेख है वो किससे है? तो समुद्रगुप्त से। याद कैसे रखना है? तो देखिए, प्रयाग मतलब क्या? प्रयाग में जो संगम होता है, तो प्रयाग में पानी ही पानी, और समुद्र में ही पानी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हो जाएगा, समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया आपको समुद्रगुप्त के बारे में, है ना। जैसे भारत का नेपोलियन है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आप फिर आगे बढ़ेंगे। कुमारगुप्त प्रथम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 35 में। क्या? किस गुप्तकालीन शासक को उसके सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है? अभी बताया, सिक्कों पर बिना बजाते हुए किसको दिखाया गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है ना। समुद्रगुप्त कहाँ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त से याद रखना क्या? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम, ये क्या है? ये जारी किया था गुप्त संवत 319 20 ईस्वी में जारी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने।
ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रखना आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही कौन आया था, फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न भी रहता था, ठीक है। एक अकबर के और एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था। कुमारगुप्त प्रथम क्या, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 36। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं कि इसमें कौन सत्य नहीं है। पहला क्या है, शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ये सही है ना, विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है। फिर क्या बोला, इसके समय में ह्वेन सॉन्ग ने भारत का भ्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था, ये बात गलत है। क्योंकि ह्वेन सॉन्ग जो है ना किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, फाहियान आया था ना, फाहियान आया था। इसमें कंफ्यूजन करता है, कंफ्यूजन कभी ना हो, याद रहे कैसे। देखिए ह्वेन सॉन्ग हर्षवर्धन, ह्वेन सॉन्ग हर्षवर्धन, ह्वेन सॉन्ग हर्षवर्धन। अब फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है। तो ह्वेन सॉन्ग होसे ह्वेन सॉन्ग होसे हर्षवर्धन, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। तो ह्वेन सॉन्ग आया था कब, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। बीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि ह्वेन सॉन्ग भारत कब आया था, तो 630 ईस्वी में आया था, ध्यान रखना है ना, 630 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंदसौर अभिलेख से किस गुप्त शासक के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम, है ना। मंदसौर से किसे, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है, और कुमारगुप्त प्रथम वही है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, तो फिर किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था ना, जिसको जिसके नाम पर है ना, जो बख्तियारपुर जंक्शन का नाम भी दिया हुआ है, तो उसको आपको ऐसे ध्यान रहेगा रिलेट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था, है ना। न्यायाधीश को क्या, महादंड नायक कहा जाता था। अच्छा, गुप्त वंश की भाषा क्या है मालूम, गुप्त वंश की आधिकारिक भाषा क्या है, तो संस्कृत है, ध्यान रखना, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, है ना। और यही पूछा जाता है, मुगल वंश की पूछाएगा तो क्या आता है, फारसी होता है, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो, याद कैसे रहेगा, तो देखिए मुगल वंश का है फारसी, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रख लेना ताकि याद रहेगा कि जैसे दोस्त को मजाक मजाक में बोलेंगे कि मुँह फाड़ देंगे, यानी कि मुगल, मुगल का हो जाएगा फारसी, मुगल का फारसी, है ना। मुगल वंश की जो आधिकारिक भाषा है फारसी हो गया, और गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 में क्या है कि गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखते हैं सत्य कौन सा है, उनके लेखक के बारे में सत्य कौन सा है। तो देखिए न्यायावतार, है ना, न्यायावतार के लेखक क्या विशाखदत्त है क्या, ये गलत है। न्यायावतार के लेखक कौन है, सिद्धसेन है, कौन है, सिद्धसेन, ठीक है। फिर आगे क्या, ऋतु संहारम, ये तो मालूम है, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, है ना, ये सब के लेखक है कौन, कालिदास है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। फिर क्या, मुद्रा राक्षस के लेखक कालिदास है क्या, नहीं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त, है ना, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। तो ये वाला एकमात्र सही है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त है, ठीक है। ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस के लेखक भी विशाख दत्त है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा सही कौन सा है। देखिए पहला, हर्षवर्धन क्या 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, ये बात सही है। फाहियान ने इसे शिलादित्य नाम से संबोधित किया था, तो फाहियान ने नहीं बल्कि ह्वेनसोंग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि ह्वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो ये फाहियान वाला गलत है, फाहियान किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या, इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज और सकलोतरापथेश्वर जैसा उपाधि धारण किया था, ये बात सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की 3 अति महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसको भी रिवीजन कर लेते हैं ना। तो क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए हर्षवर्धन की 3 पुस्तक है, कौन कौन सा, देखिए हर्षवर्धन यहाँ लिखिएगा, और इनकी 3 पुस्तक है, कौन कौन सा है, तो नागानंद, है ना, नागानंद पुस्तक के लेखक पूछेगा, लेखक कौन है, तो है हर्षवर्धन, है ना, नागानंद। और उसके बाद है रत्नावली, उसके बाद है एक है प्रियदर्शिका, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, आपको याद हमेशा रहेगा, तो हंस ना रे पिया, है ना, ऐसे बोलना है, बस एक लाइन रखना है, हंस ना रे पिया, हर्षवर्धन की 3 अति महत्वपूर्ण पुस्तक आपको याद रहेगा, ठीक है। और कभी पूछा भी जाएगा तुरंत दिमाग में अपने आप आ जाएगा, हंस ना रे पिया, यानी कि नागानंद के लेखक, हंस हंस से क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन, ना रे पिया, ना से हो जाएगा
नागानंद, रे से रत्नावली, अब पिया से प्रियदर्शिका, ये तीनों याद रहेगा ना, ठीक है। तो ये तीनों आसानी से याद रहेगा आपको, ठीक है। जब हम पढ़ाई करते थे ना तो याद करने में क्या कभी-कभी भूल जाते थे, तो खुद से ये आप क्रिएट कर लिए थे, तो ये क्या याद रहता है, ठीक है। तो ये हंसना रे पिया यानी कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके लेखक कौन है? हर्षवर्धन है, ठीक है। और हर्षवर्धन के समय ही ह्वेनसोंग भारत आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर बन जाता है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहता था? तो किस शासक के दरबार में रहता था? तो ये रहता था लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था, कौन? जयदेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में, मिहिर भोज किस वंश का महानतम शासक था? तो मिहिर भोज ये था गुर्जर प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज जो है किस वंश का महानतम शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का ये महान शासक था। अच्छा, ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था मालूम? वो था नागभट्ट प्रथम, है ना, नागभट्ट प्रथम था इसका। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। और गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, है ना, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, है ना, नन्नुक का या तो नन्नुक, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन भारत की पुस्तक ताज उल मासिर किसकी रचना है? तो ताज उल मासिर ये किसकी रचना है? तो हसन निजामी की है। किसकी? हसन निजामी की रचना है ताज उल मासिर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर एक और लक्ष्मी की आकृति और दूसरी और कलमा खुदा रखा था? ये कौन था? तो ये शासक है मोहम्मद गौरी, है ना, कौन है? मोहम्मद गौरी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोहम्मद गौरी से याद रखना क्या कि जो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था ना। और 1191-92, ठीक है। और ये युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जो पहला में पराजित हो गया था कौन? पहला में पराजित हुआ, पहला में विजय रहा था। पहला में विजय कौन रहा था? यानी तराइन का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और दूसरा में कौन? मोहम्मद गौरी था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दोनों युद्ध पूछेगा कि ये जो है युद्ध जो है तराइन का पहला युद्ध या तो तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है। महमूद गजनवी की अगर बात करेंगे तो महमूद गजनवी अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में अगर रिवीजन करना है तो क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ये जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान का पिता था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ही मोहम्मद गौरी का ये गुलाम भी था, और गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है ना। इल्तुतमिश को देखिए, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये इल्तुतमिश, ठीक है, ध्यान रखना। एकता प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने ही किया था, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण कराया था। बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अब पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उतबी। कौन था? उतबी करेक्ट आंसर है। और महमूद गजनवी के समय भारत कौन आया था? अलबरूनी, है ना, अलबरूनी, जिसका एक पुस्तक पूछा जाता है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 में क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए पहला क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो ये वाला गलत है मालूम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था, है ना, मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है कि इसने लाहौर में लाहौर से शासन संचालन किया और लाहौर को इसकी राजधानी बनाई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और इसका उत्तराधिकारी जो है आराम शाह हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 में, दिल्ली के किस सुल्तान के समय के विषय में ये कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर क्या है? तो वो है कौन? बलबन, है ना, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। बलबन से दो ही प्रश्न पूछा जाता है, एक सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलाया था? बलबन ने। और रक्त और लौह की नीति किसने शुरू किया था? ये अपनाया था किसने? बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की थी? सिकंदर
सानी की उपाधि ये धारण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। याद रखना है कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी से क्या आपको याद रखना है? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा सबसे पहले किसने किया था? ये शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और दाग और हुलिया वाला प्रथा किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और बलबन से भी बताए थे क्या? सीधा एवं पाबोस और रक्त एवं लोह की नीति बलबन ने। बहलोल लोदी कौन है? तो ये वही है बकलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक है। ठीक है, बाकी इल्तुतमिश के बारे में आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था? तो वो शख्स कौन था? तो ये था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। देखिए, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था और खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में ये निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक से याद आना चाहिए क्या? इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, ये पूछा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था। ठीक है, और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। नेक्स्ट है, सिंचाई कर अथवा हक ए सर्ब नामक कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सिंचाई कर अथवा हक ए सर्ब नामक कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान ये कौन था? तो इसका आंसर लगाइए क्या? फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक करेक्ट आंसर है। फिरोज तुगलक ही वही था जिसने कुतुब मीनार का 5वां मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि खतौली की युद्ध में राणा संगा ने किस तुगलक या तो लोदी शासक को पराजित किया था? खतौली के युद्ध में राणा संगा ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी ये कौन है मालूम? वही शख्स है। देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी का इसके बाद आया था कौन? सिकंदर लोदी आया था ना। और ये उसके बाद था, ये आया था सी इब्राहिम लोदी, यानी बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी। और ये तीनों शासक लगातार है क्रम से लोदी वंश में, ना। पहला लोदी वंश है, उसके बाद शासन जो आया था किसका? सिकंदर लोदी का। और उसके बाद आया था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी यहाँ पर क्या बोला? खतौली के युद्ध में राणा संगा ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी वही है जिसको बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान है ना, तो ये सब याद रखना है। और लोदी वंश का अंतिम शासक पूछे तो यही होगा, इब्राहिम लोदी होगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? बहमनी साम्राज्य ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहमनी साम्राज्य, और पूछा क्या है? कौन कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, पहला क्या है कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन बहमन हसन शाह जो है ये गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ? बीदर को नहीं, बल्कि गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। और फिर आगे क्या लिखा है? सिहाबुद्दीन अहमद ने राजधानी बीदर से गुलबर्गा स्थानांतरित किया था। ये उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी राजधानी बनाया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह गुलबर्गा को, तो गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था ना। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि शहाबुद्दीन अहमद की उदारता के कारण संत अहमद भी इसे कहा जाता है, ये सही है। और हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा जाता था, ये बात सही है ना। यानी कि इसमें 3 और 4 सही है। अब 3 और 4 सही है तो आंसर क्या लगाएंगे? 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपन लोग 53। विजयनगर के बारे में पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ये आपको मालूम है, कई बार प्रश्न पूछा गया। 1336 में किया था, ये दोनों बात ये सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला सही है। हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधना धारण की थी। तो हरिहर प्रथम ने ये किया था क्या? तो यहाँ पर ये क्या गलत हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि वेद मार्ग ने प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया था ना, बुक्का ये नहीं किया था ना। किसने किया था? तो लुक्का ने किया था। तो यहाँ पर हरिहर प्रथम वाला गलत है ना। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि है ये बुक्का प्रथम ने धारण किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या बुक्का प्रथम ने अपनी वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल चीन भेजा था? तो ये बात सही है। फिर क्या इटली का यात्री निकोलो कांटी ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था? ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही हुआ। तो 134 है ना, 134
जिस ऑप्शन में रहेगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर ये क्या मालूम, डायरेक्ट पूछा गया कई बार कि निकोलो कांटी ये कहाँ का यात्री था, तो निकोलो कांटी ये इटली का यात्री था, ध्यान रखना है। निकोलो कांटी इटली, निकोलो कांटी इटली, है ना, इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। जैसे माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो इटली में है ना, माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली, निकोलो कांटी इटली, कांटे इटली, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पर तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, 53 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है इसमें। तो पहला क्या, कृष्णदेव राय विजयनगर के सालू वंश का प्रतापी शासक था, तो ये सालू वंश का था क्या, ये सालू वंश का नहीं था मालूम, ये किस वंश का था, तो ये तुलुब वंश का था, है ना, कौन सा था, तुलुब वंश का, तुलुब वंश का ये प्रतापी शासक था ये, कौन, कृष्णदेव राय। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यही पूछा था गलत कौन सा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहता था, ये सही है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहता था, और अष्टप्रधान जो है इसके शिवाजी के दरबार में रहता था। अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था, तो कृष्णदेव राय ने किया था, याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है आगे, डोमिंगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में आया था, ये बात भी सही है ना। तो आंसर क्या हो गया था आपको 54 का एक करेक्ट आंसर हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी कौन है, ये सिकंदर लोदी, तो लोदी वंश का संस्थापक क्या बताए थे, बकलो लोदी, उसका पुत्र था ये, मतलब उसके बाद आया था ये सिकंदर लोदी, इसके बाद आया था कौन, इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी के बारे में क्या पूछा है कि इसके शासनकाल में लिखी गई पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी ये किस विषय से संबंधित है, तो लज्जत ए सिकंदरी ये संगीत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें प्रमुख सूफी संत है और संबंधित सिलसिला है। तो जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका संबंध किस सिलसिला से है, तो ये चिश्ती संप्रदाय से ना, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे ये मोइनुद्दीन चिश्ती। और फिर क्या, बहाउद्दीन जकारिया ये सुहारवर्दी वंश से था, सिलसिला से था, ये सही है। और इसका क्या, शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदी से प्रमुख संत थे। और हजरत मोहम्मद गौस ये सतारी का सिलसिला के ये प्रमुख संत थे ये, यानी कि सभी लगातार सही है ना, 1 2 3 4। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ए में दिया हुआ है ना, आंसर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, मध्यकालीन भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए तुकाराम वारकरी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, ये सही है ना, तुकाराम जो है ना वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे, तो ये बात यहाँ पर क्या सही है, ठीक है। फिर क्या है, दास बोध नामक रचना ग्रंथ की रचना रामदास जी द्वारा किया गया था, तो ये बात भी सही है ना, दास बोध की रचना किसने, रामदास ने किया था। साहित्य लहरी नामक पुस्तक तुलसीदास द्वारा लिखा गया था क्या, ये गलत है। देखिए साहित्य लहरी और ये जो बताए थे ना दासबोध है ना, दासबोध और साहित्य लहरी ये दोनों के रचनाकार कौन है, रामदास ये, ठीक है, ध्यान रखना है। रामदास, रामदास है या तो कौन है, सूरदास है। अब यहाँ पर देखिए इसमें मतलब कि जो है रामदास है ना, दोनों का हो जाएगा दासबोध और साहित्य लहरी, ये जो तुलसीदास लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा, तो यही वाला सही नहीं है ना, 57 का क्या सी करेक्ट आंसर हो गया। बाकी रामानुजाचार्य ने यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा पाई थी, ये वाला सही है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल बादशाह ने चलाया था, तो ये चलाने वाला कौन है, बाबर, बाबर ही था वो व्यक्ति जो कि मुगल वंश की स्थापना किया था ना, मुगल वंश का संस्थापक है बाबर, बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, है ना, जैसे याद रखते हैं ना इसे भाजसा, भाजसा, ये सभी मतलब कि इसके बाद ने क्रम से शासक भी है और इसका पुत्र भी था, जैसे बाबर के बाद जो शासक किया था बाबर, हुमायूं, उसके बाद है अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था, तो इसका आंसर लगाइए क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये शेरशाह सूरी का है कथन, ये किसका है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बार बार पूछा जाता है, तो ये सासाराम में, आंसर लगा देना पूछेगा तो, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, शेरशाह सूरी का बात करेंगे तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। और शेरशाह सूरी
नहीं है ना, सबसे पहले ना चांदी के 1 रुपये का सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये आप लोग कमेंट में करिएगा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, ठीक है। बाद में एक शेर का शिकार किया था अकेले ये, फिर इसका शेरशाह इसका नाम रखा गया था, तो इसका बचपन का नाम आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था हरि विजय सूरी को दिया गया था। किसे? हरि विजय सूरी को दिया गया था। बाकी अकबर के बारे में हम आपको कई बार बताते रहते हैं, अकबर से रिलेटेड चीज़ें, सभी वीडियो देखिएगा, सभी चीज़ें आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर निम्नलिखित में से कौन आसीन था? तो इसमें था फैजी, है ना, राज कवि के दरबार पद पर कौन था? फैजी था, ठीक है। यहीं पर आपको याद रखना क्या, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। और दो व्यक्ति का नाम और या मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना क्या मालूम, अकबर का पूछा जाता है क्या मालूम, संरक्षक कौन था? क्या बताएंगे आंसर? बैरम खान, है ना। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था, है ना। कौन था? टोडरमल, अकबर का राजस्व मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? तो इसमें देखिए कैप्टन हॉकिंस ये आया था दरबार में, और टॉमस रो आया था, और पल्सरट आया था, ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में आया था, ये नहीं आया था। क्या? जहाँ बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो है, तो टेवर्नियर ये जहांगीर के दरबार में नहीं आया था, बल्कि टेवर्नियर किसके दरबार में आया था? तो शाहजहां के दरबार में आया था ये टेवर्नियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 में, जहांगीर के निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान किया था? तो ये दिया था किसको? अबुल हसन को। आंसर क्या हुआ? अबुल हसन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अबुल हसन। यहाँ पर याद रखना आपको, जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। और पूछेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाहजहां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये बताना है। पहला क्या है? सिजदा प्रथा को समाप्त कर चहार ए तस्लीम की परंपरा शुरू किया था शाहजहां ने, सही है। उसने कौन कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया था, सही है। फिर क्या है? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ये भी सही है। प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था, जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, ये बात गलत है। जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो पहला शासक कौन था? तो ये था औरंगजेब, है ना। पहला मुगल बादशाह औरंगजेब था, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था, है ना। कौन सा क्या कहलाता था? सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 1665 ईस्वी में किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि किया था? तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी शिवाजी थे, और कौन थे? जय सिंह। शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो पानीपत के काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है बाबर, है ना, बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 में, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो प्रमुख पुस्तक है और उसका लेखक है, ठीक है। तो नुक्खा ए दिल कुसा, इसका लेखक कौन है? नुक्खा ए दिल कुसा, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सुजान राय भंडारी। कौन है? सुजान राय भंडारी, है ना। एक ये नहीं है मालूम, इसका ये होगा, देखिए इसका है भीमसेन है, ठीक। कौन है? भीमसेन। नुक्खा ए दिलखुश का रचनाकार कौन है? तो भीम सिंह है। और तुजुक ए जहांगीरी, इसके लेखक कौन है? तो जहांगीरी है। और खुलासत उत तवारीख, खुलासत उत तवारीख के लेखक कौन है? सुजान राय भंडारी है। और शाहजहां नामा के लेखक कौन हो जाएगा? तो इनायत खान है। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? इनायत खान है ना। इस तरह से मिलाइएगा, तो आंसर क्या आएगा? 68 में। ए का क्या हुआ? 4, बी का 2, सी का 1 और डी का क्या हुआ? 3, है ना। 4 2 1 3, 4 2 1 3, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला क्या है बोला कि बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता था, ये बात सही है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो ये सही है। अच्छा, इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे कर लेंगे? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था।
तो इसको ऐसे याद करिए, जहाँ जाता था दारू पीता था, है ना, जहाँ दारसा, है ना, जहाँ जाता था दारू पीता था, इसलिए इसे लंपट मूर्ख कहा गया। इसी तरह एक पूछा जाता है कि घृणित कायर किसे कहा जाता है, तो फर्रुखसियर को कहा जाता है, ठीक है। उसको भी याद हम आपको करवा देते हैं आसानी से। देखिए फर्रुखसियर, तो इसके क्या कहा जाता था, घृणित कायर, तो घृणित कायर सियर, कायर सियर, है ना, नाम से याद है, जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत आंसर दिमाग में। फारुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। घृणित कायर बोलेगा तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा ये वाला, ये थोड़ी आएगा, ये आएगा कैसे आएगा कि जहाँ जाता था दारू पीता था, ये लंपट मूर्ख, है ना, जहाँ जाता था दारू पीता था ना, जहाँ दार, है ना, यहाँ पर नाम से याद रखना है, जहाँ जाता है दारू पीता है ये लंपट मूर्ख। और घृणित कायर फरुखसियर, कायर फरुखसियर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, कायर लास्ट में है ना, यर और फरुखसियर को कहा जाता था, ठीक है। तो ये बात क्या यहाँ पर स्टेटमेंट ये वाला सही है। फिर क्या फर्रुखसियर, देखिए यहाँ लिखा ना, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, ये भी सही है, ठीक है, आसानी से देखो दोनों याद रहेगा आपको। फिर बात करते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मोहम्मद शाह ने दिया था, ये बात गलत है, क्योंकि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, गलत है। तो यही आंसर पूछा था, सत्य नहीं है, तो यही आंसर हो गया ना, 69 का डी हो गया, ठीक है। तो हमेशा के लिए आपको याद हो गया होगा, कई बार पढ़े होंगे भूल जाते होंगे, लेकिन आपको याद रहेगा अब, है ना, जहाँ जाता है दारू पीता है लंपट मूर्ख, और फर्रुखसियर कायर, फर्रुखसियर कायर हो गए, ठीक है। अब बहादुर शाह बेखबर, बहादुर बेखबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। देखिए दो सिख गुरु था जिसकी हत्या मुगल शासकों ने करवाया था। दो सिख गुरु कौन कौन था, देखिए क्रम से आइएगा, जैसे 10 सिख गुरु है, तो एक था पांचवा जिसका हत्या करवाया था, पांचवा गुरु अर्जुन देव था, ठीक है, और एक थे 9वें गुरु, ठीक है, जो कौन थे, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जो कि शाह थी गुरु गोविंद सिंह के पिता भी थे, ठीक है। तो ये 5वें और 9वें को, तो देखिए पहले आ रहा है कौन, और दो दो व्यक्ति जो है हत्या करवाया था, नाम भी आपको याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, दोनों कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे ध्यान रखना है। देखिए एक है जहांगीर और एक है औरंगजेब। तो एक जहांगीर, देखिए मुगल शासकों में भी जाइएगा तो पहले कौन आएगा, जहांगीर आएगा या तो औरंगजेब आएगा, कौन आएगा, जहांगीर आएगा, ठीक है। तो पहले वाले को जहांगीर, किसने, जहांगीर, जो दो शासक, दो सिख गुरु की हत्या हुआ था, तो जो फर्स्ट वाला जो क्रम से, तो फर्स्ट वाले में जो हत्या हुआ था किसका, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था, और जो बाद में फिर जो सिख गुरु आए तो उनके बाद वाला शासक यानी कि औरंगजेब ने हत्या करवाया था, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछा क्या जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर ने हत्या करवाया था किसका, तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, 70 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए इसमें कई चीजें आता है, क्या अद्वैतवाद आता है, विशिष्टाद्वैतवाद आता है, शुद्धाद्वैतवाद आता है, द्वैताद्वैतवाद आता है ना, एक ही तरह का रहेगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करेंगे तभी याद रहेगा और आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ अद्वैतवाद, तो अद्वैत में याद रखना क्या मालूम, अद्वितीय यानी कि शंकर भगवान क्या है, वो द्वितीय है ना, जैसे कि आप कई बार है ना, जैसे पार्टी होता है, पूजा होती है ना, तो शंकर भगवान के गाना बजता है ना, महाकाल का, है ना, तो महाकाल क्या है, वो द्वितीय है, सभी भगवानों में क्या है वो अलग है ना, सब उसको चाहते हैं, जो तो युवा लोग भी है ना महाकाल के दीवाने हो जाते हैं, तो ये क्या है अद्वितीय है। तो अद्वितीय में क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद में शंकराचार्य, क्या लगाना है आंसर, शंकराचार्य, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध क्या है, तो देखिए ऐसे कैसे याद रखना है, तो विशिष्टाद्वैतवाद का है रामानुजाचार्य, कैसे याद रखना है कि जो राम भगवान के गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ यहाँ से रिलेट कर लेना है, तो विशिष्टाद्वैतवाद के राम हो जाएगा, तुरंत यहाँ पर रामानुजाचार्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख लेना है, दो जैसे एक दो याद होता है ना, सभी फिर क्या आसान होते जाते हैं, ठीक है। तो एक तो अद्वितीय से हो गया, शंकर भगवान के अद्वितीय है, और रामानुजाचार्य हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद से, ठीक है। और ये शुद्धाद्वैतवाद से क्या है, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद पूछेगा तो वल्लभाचार्य, कैसे याद रखना है कि बल से शुद्ध कर देंगे, बल से शुद्ध कर देंगे, यानी शुद्धाद्वैतवाद से कौन हो जाएगा, धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे, ठीक है। जैसे याद करेंगे शुद्धाद्वैतवाद है ना, शुद्धाद्वैतवाद, तो क्या है आसान होते जाएगा धीरे धीरे, जैसे ये सबसे ऐसे याद करें भारी से भारी चीज़ है ना, बहुत चुटकियों में याद हो जाएगा। तो अद्वैतवाद हो गया शंकराचार्य, ठीक है। गुरु वशिष्ठ विशिष्टाद्वैतवाद से रामानुजाचार्य हो गया, बल से शुद्ध कर देंगे शुद्धाद्वैतवाद हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। और ये बच गया कौन, जो बच जाएगा उसको तो आसान ऑप्शन छांट के मार देंगे आंसर, ठीक है। तो ये माधवाचार्य जो हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वैतवाद, सिंपल, माधवाचार्य का कौन है, माधव द्वैतवाद है ना, माधवाचार्य द्वैतवाद, ठीक है। इसी तरह एक आता है क्या मालूम, द्वैताद्वैतवाद, देखिए इसमें क्या है, अद्वैतवाद आया, शुद्धाद्वैतवाद आया, और विशिष्टाद्वैतवाद आया, सब में द्वैत जो है ना एक बार आ रहा है, ठीक है। और एक अभी जो आपसे बता रहे हैं द्वैताद्वैतवाद है ना, द्वैताद्वैतवाद इसमें दो बार आ रहा है ना, द्वैताद्वैतवाद है ना, द्वैताद्वैतवाद, ये द्वैता से ही शुरू हुआ है ना, द्वैताद्वैतवाद है ना। जैसे कि क्या है,
वो द्वैतवाद हो गया, शुद्धा द्वैतवाद, लेकिन ये द्वैता द्वैतवाद है। तो जब ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको इसका कौन है मालूम? नींब का चार्ज है। तो ऐसे याद रखना, आपको नींबू को ज़्यादा निचोड़ते हैं तो क्या होता है ना, बोलते हैं कहावत है, नींबू को ज़्यादा निचोड़े खट्टा हो जाता है। तो वही नींब का चार्ज है, द्वैता द्वैतवाद ज़्यादा रिपीट होगा ना, तो आंसर क्या लगाना है? नींब का चार्ज है, ठीक है। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नींब का चार्ज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार और इसको देख लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। फिर वही बातें होंगी, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 72। मुगल प्रशासन के दौरान जिले यानी कि जनपद को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। 72 का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 73। गुलबदन बेगम किस मुगल बादशाह की पुत्री थी? गुलबदन बेगम ये किसकी पुत्री थी? ये था बाबर की, है ना, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम से याद रखना क्या, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? तो किस स्थान से हुआ है? तो मुंगेर से हुआ है ना। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? मुंगेर से हुआ। मुंगेर से क्या याद रखना है कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने बनाया था। मुंगेर में आपको क्या मिलेगा? भीम बांध है ना। भीम बांध कहाँ? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा, तो ये कहाँ? मुंगेर में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता था? बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता था दीपंकर श्रीज्ञान को, है ना। किसे? दीपंकर श्रीज्ञान करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मगध शासक के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये है प्लूटॉर्क का है। किसका? प्लूटॉर्क का है ना। एक यूनानी लेखक था ये प्लूटॉर्क। नेक्स्ट है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा किया गया था? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। अजात शत्रु याद है कौन है? बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजात शत्रु। और अजात शत्रु का पुत्र कौन है? उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ठीक है। बिंबिसार कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक है। एक बिंदुसार, वो कौन है? बिंदुसार अशोक का पिता है। नेक्स्ट क्या है? पाल काल में श्रीनगर भुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? श्रीनगर भुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? मगध, है ना। मगध, अंग और बज्जी, ये क्या बताए थे आपको कि 3 जो महाजन पद है जो कि अपने बिहार में, ठीक है। तो याद रखना है ना। मगध की राजधानी कहाँ बताए? राजगिरी। अंग की राजधानी चंपा और बज्जी की राजधानी वैशाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 79। मौर्य वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर कैसे लगाइएगा? तो आप याद किए होंगे, नहीं तो याद कर लीजिए। क्या? देखिए मगध पर जो शासन करने वाला शासक जो प्रमुख है ना, उसका जो क्रम है, सही क्रम है जो, उसको ऐसे याद करना है, क्या मालूम? देखिए एक है हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद है शिशुनाग वंश, उसके बाद है कौन? नंद वंश, फिर है मौर्य वंश, शुंग वंश और कन वंश, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? ये देखिए 6 वंश जो है बहुत आसानी से याद रहेगा। कैसे? हसीन मासुका, क्या बोलना है? हसीन मासुका, ठीक है। हसीन मासुका से क्या हो गया? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, है ना। ये हसीन से हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मासुका से हो जाएगा मौर्य वंश, शुंग वंश और कन वंश। अब देखिए पूछा क्या, ये याद रहेगा, आंसर आसानी से आएगा। क्या पूछा? मौर्य वंश के बाद, मौर्य कहाँ है? हसीन मासुका, मौर्य यहाँ है। उसके बाद कौन आया? मासुका, शुंग वंश। आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन क्या आप लोग धैर्य से समय देंगे तो क्या कई चीज़ें हैं ना जो आप, कई चीज़ें क्या, देखिए वीडियो समाप्त करना या तो क्वेश्चन आंसर लगाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? चीज़ें सीखना। आप अगर हर चीज़ें सीख जाते हैं तो आपका क्या है, एग्जाम में काम आता है ना। मान के चलिए इसका आंसर सब, अभी 100 क्वेश्चन है, आपको आंसर आंसर सब बता देते हैं, ठीक है। और जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएं उसमें से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, वो आपसे नहीं बने, तो फिर क्या फायदा ये 100 पढ़ने का, है ना। तो इसलिए क्या है, रिलेटेड चीज़ें सब पढ़ना चाहिए आपको, चाहे रूम में भी पढ़ते हो आप, है ना, सेट लगाते हो कहीं भी, तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आया उससे रिलेट करके जितनी भी चीज़ें सब पढ़ते हैं, उससे क्या होता है मालूम? तो बहुत सारा चीज़ें ना स्टडी जो आप यूँ समझिए ना कि 2-3 दिन में जो करते हैं, जो 4 दिन में करेगा, 1 सप्ताह में करेगा, वो 1 घंटे 2 घंटे में आपका स्टडी हो जाता है, ठीक है। और सभी चीज़ें रिवीजन भी हो जाता है और अच्छे से याद भी हो जाता है। तो ये पढ़ने का बेस्ट तरीका है ना, और ये जल्दी आपको नौकरी दिलाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको रूम में भी पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है, सोचना और विचारना। क्या होता है? यही होता है कि चीज़ों को स्मरणीय बनाता है ना। शिव खेड़ा ने कहा था कि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है,
सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। जितना सोचेंगे, जितना विचार करेंगे, जितना क्वेश्चनों के साथ खेलेंगे, उतना आपके लिए सब चीज़ें आसान होता जाएगा। और जानकारी ही तो नौकरी है। जानकारी जैसे हुआ, नौकरी हो जाती है, ठीक है? और क्या है नौकरी? अधिक से अधिक चीज़ें जानकारी नौकरी है। 100 प्रश्न आया, उसमें आप है ना 90 ठोक दिए, आंसर आ गया। आपको आंसर बना दिए, सही आंसर आ गया, नौकरी हो गई, ठीक है? 80 बना दिए, नौकरी हो जाता है। इसलिए क्या होता है? जानकारी, जानकारी है तो नौकरी है। इसलिए अधिक से अधिक जानकारी जुटाइए। चलिए, यहाँ पर क्या पूछा कि प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो पटना वाले कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर। क्या बताए थे? फर्रुखसियर घृणित कायर, फर्रुखसियर घृणित कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो इसका स्थापना किसने किया था? जैसे याद है, दिमाग में तुरंत आ जाता है आंसर। इसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम यानी गुप्त काल में हुआ। आंसर क्या हुआ? 81 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया मालूम है ना? अभी बता दिए थे ना दोनों चीजें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने। दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये पूछा आपसे। तो इसको देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, पहला क्या है? यहाँ स्थित 5 पहाड़ियों में से एक रत्नागिरी बुद्ध का निवास था जिससे गिद्ध कूट के नाम से जाना जाता था। ये बात सही है ना? राजगीर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? फिर क्या? इस नगर का निर्माण योजना महागोविंद ने बनाई थी। ये बात सही है। और फिर क्या है? दर्शनीय स्थल घोड़ा कटोरा झील और शांति स्तूप और स्वर्ण भंडार गुफा आदि यहाँ स्थित है। ये बात भी यहाँ पर क्या है? सही है, ठीक है? उसके बाद क्या है? 383 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं किया गया था। तो ये बात यहाँ पर क्या है? अच्छा, ये नहीं मतलब कि यही है। यहाँ पर क्या है? देखिए, 383 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं पर किया गया था क्या? तो ये बात थोड़ा सा गलत है। कैसे? कि प्रथम बौद्ध संगीति तो राजगीर में हुआ था, लेकिन 383 नहीं बल्कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा गलत है। पूछा था क्या कितने सही है ना? तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? 82 का यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास जो है किस वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो इसका हुआ था कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था मालूम? नान्यदेव, है ना? कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। और एक चीज क्या गया? मैथिली, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में। मालूम है? याद है किसी को मैथिली भाषा को? तो देखिए, बताया था ना कि बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है? याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 84। महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, पहला क्या है? इनका जन्म यानी कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के गुणग्राम में हुआ था। ये बात तो सही है। फिर क्या? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वर्तमान नालंदा जिले में दिया था। ये बात भी सही है ना? इनका अंतिम उपदेश मतलब अंतिम उपदेश दिया यानी कि उनकी यहाँ पर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ना, इसको राजगीर के पास पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना? तो ये बात भी सही है। फिर क्या? इन्होंने निर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति वर्तमान नालंदा जिले में हुआ था इनका। ये बात सही है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, है ना? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 में क्या? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो नव नालंदा महाविहार जो है नालंदा खंडहर, ये किसके लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान करेक्ट आंसर है। शेर शाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? शेर शाह के बारे में चलिए पढ़ते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला क्या? 1541 में इसने पाटलिपुत्र को पटना से पुनर्स्थापित किया था। ये बात सही है, ठीक है? कभी पूछा जाता है ना, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनाया था, ठीक है? भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह ने ही किया था मालूम। तो ये बात भी सही है, दोनों सही है। फिर क्या? चांदी का रुपया एवं सोने का दाम का प्रचलन शुरू किया था। ये बात थोड़ा सा गलत है। कैसे? देखिए, चांदी का रुपया एवं सोने का दाम नहीं बल्कि तांबे का दाम, है ना? तांबे का दाम इसने शुरू किया था, ठीक है? प्रचलन शुरू किया था। तो ये वाला यहाँ से हल्का सा गलत था, ये आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? 86 का सी करेक्ट आंसर हो गया। फिर क्या? उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो विनय पिटक, सूत पिटक और ये कौन था? अभिधम पिटक, है ना। ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में आता है, ठीक है। तो वो पूछा क्या विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो इसका आंसर क्या लगेगा मालूम? प्रथम, प्रथम बौद्ध संगीति में ही विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक बच गया कौन? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? तो कौन सत्य नहीं है? तो इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। पढ़ते हैं। पहला क्या है? बिंबिसार की मृत्यु के बाद उदयन उसका उत्तराधिकारी था। ये तो गलत है। क्या बताए थे कि क्या बताए थे? बिंबिसार जो है किसका? हर्यक। हाँ, हर्यक वंश का संस्थापक था क्या? बिंबिसार। अब बिंबिसार का पुत्र था कौन? अजातशत्रु, है ना, वही इसका फिर इसके बाद उत्तराधिकारी है। तो उसके बाद आया था उदयन, ठीक है। ध्यान रखना आपको। देखिए बिंबिसार है, बिंबिसार की हत्या मालूम किसने किया था? इसका पुत्र था अजातशत्रु, इसकी हत्या कर दिया था, ठीक है। और अजातशत्रु का पुत्र जो था उदयन, उदयन इसकी हत्या कर दिया था। मतलब अपने पिता पिता की हत्या कर दिया था। मतलब ये अपने पिता की हत्या कर दिया, फिर अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौन आया था? अजातशत्रु आया था, उदयन नहीं। उदयन आया था, फिर अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन आया था, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और इसे ही मालूम पूछा जाएगा इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश कहा गया? तो ये हर्यक वंश को ही कहा गया है ना। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आंसर क्या हो गया? यहाँ पर पूछा था कौन सत्य नहीं है, तो ये ही इसके सही हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें सब सही है। यहाँ बता भी देते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें रिवीजन हो जाएगा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार बृहद्रथ मगध का प्रतापी शासक था, ये बात सही है। मगध का उल्लेख दीप वंश एवं महावंश में किया गया, ये बात सही है। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, ये बात सही है ना। बिंबिसार का ही जो राजवैद्य था कौन? तो जीवक था। और इन्होंने बिंबिसार ने क्या किया? जीवक को गौतम बुद्ध के मतलब की देखभाल के लिए गौतम बुद्ध के दरबार में इसको भेजा था, ठीक है। जीवक को। जीवक कहाँ का था? राजगीर का निवासी था, ध्यान रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं कौन सा आएगा? 89। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर क्रमशः किन शासकों ने शासन किया था? वही बात याद रखना है। क्या? हसीन मासुका। तो हसीन करते हैं इसको। देखिए हर्यक हो गया, उसके बाद सीन यानी कि शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश तो सब में है। और उसके बाद सीन मतलब शिशुनाग के बाद नंद वंश आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला सही है ना। तो 90 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो गया ना। हसीन हो गया यहाँ मासुका यानी मौर्य वंश, शुंग वंश और कन वंश, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? नागदशक था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन, ठीक है। और उसका पुत्र था नागदशक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगध के किस सम्राट के द्वारा गुप्त संवत का प्रचलन किया गया था? मगध के किस सम्राट के द्वारा गुप्त संवत किसने चलाया था? बताए थे ना अभी इसी वीडियो में बताए थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। कब चलाया था? 319 से 20 ईस्वी में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था इल्तुतमिश, है ना। कौन था? देखिए बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, एमबीटी के शासनकाल में बिहार के किस क्षेत्र को तुगलकपुर नाम दिया गया था? किस क्षेत्र को तुगलकपुर नाम दिया गया था? तो ये है तिरहुत, है ना, तिरहुत को दिया गया था, ठीक है। और एमबीटी से याद रखना क्या? इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता मोहम्मद बिन ऐसे रिलेट करना, कंफ्यूजन ना होगा क्योंकि इस टाइप के कई प्रश्न हैं। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का? तो मोरक्को का यात्री था। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के विद्यमान महाजनपदों में से कुल कितने बिहार में थे? क्या बताए थे ना इसको? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, अभी नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें। अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। और इसका जो क्षेत्र था मुंगेर और भागलपुर। मगध की राजधानी राजगिरी, जिसका क्षेत्र कौन सा था? पटना और गया। और बज्जी की राजधानी कहाँ थे? वैशाली, जिसका
जो क्षेत्र है गंगा के उत्तरी क्षेत्र वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब आपको यहाँ इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विद्यमान यानी कि महाजनपदों में कुल कितने बिहार में था? बिहार में कुल कितने महाजनपद था? आपको इसी वीडियो में बताए हुए, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखते नहीं देखते हैं, इसका पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में लगाइएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा 95 का? ए, बी, सी, डी कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने। दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सॉरी, कौन था ये? बख्तियारपुर जंक्शन है ना, बख्तियार खिलजी, ठीक। कन्फ्यूजन नहीं होगा तो इसीलिए जंक्शन से याद रखना ना, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो जिसने अस्थाई सेना रखी थी, तो इसका आंसर होगा बिंबिसार, है ना। अस्थाई सेना किसने रखा था? बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में आपको सब चीज़ बताई दी है ना, हर्यक वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 98। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है? इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, ये वाला तो पूरा पूरा सही है ना। हर्षवर्धन पाल शासक और जावा के शासक ने इसे संरक्षण प्रदान किया था, ये बात भी सही है। फिर क्या है आगे कि यहाँ के 3 प्रमुख पुस्तकालयों का नाम है ना, क्या है? रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर था, ये बात सही है। फिर क्या बोला? वर्ष 2006 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? 2006 में नहीं, बल्कि कब किया गया? 2016 में किया गया, है ना। तो ये याद रखना है। तो ये वाला गलत यहाँ लिखा है, तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 99 में क्या है? कि विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बीपीएससी मालूम कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोल देगा कि विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली से जब भी आए वैशाली, 3 प्रश्न आपको रिवीजन करना है। कौन कौन सा? देखिए पहला तो ये हो गया, विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ? वैशाली में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? बताइए कहाँ थी अंग की राजधानी? तो चंपा था। अंग की राजधानी चंपा था, ध्यान रखना है। बज्जी की राजधानी था वैशाली, ठीक है। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मगध की राजधानी कहाँ थे? राजगिरी था, ठीक है। दोस्तों इस तरह से सभी 100 प्रश्न आपको हम बता दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, जिसको भी पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, पीडीएफ आपको अगर लेना है तो आपको सभी पीडीएफ यानी कि जितना टेस्ट होगा ना, इसमें कितना 30 टेस्ट होगा, है ना। इसका हो या तो एडिटेरिया का एडो टेस्ट हो, सभी टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी जिसमें चाहते हैं वो मिलेगा। और इसमें ध्यान रखना क्या, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी इसको हम पिन कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी किसी को टेलीग्राम में जुड़ने में अगर समस्या होगी तो आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा। व्हाट्सअप नंबर है ना 798 764 और 3387, ठीक है। व्हाट्सअप करिएगा, सारा मैसेज जो भी है उसका आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।